गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में हम सीटेट के वीडियोज को देख चुके हैं, अब उसी श्रृंखला में हम पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पेपर की हम बात करें तो पेपर आपका जो इस सीटेट का जो पेपर है ये बेसिकली जो है 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। 5 पार्ट्स में बटे होने का मतलब क्या होता है कि जो है बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2, पर्यावरण विज्ञान और गणित का। तो इस क्रम में पहला हम पार्ट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को लेंगे। तो जैसा कि अब पहला क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो आपका है ये कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, और इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज। तो इसके ऑप्शंस हैं प्री नेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस, यानी जन्म एवं पूर्व की अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इस प्रश्न को करने के लिए अब आपके अनुसार क्या इसका जो है आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले चीज देखना चाहिए कि बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो लगभग 6 से लेकर के 12 साल तक की होती है, जिसको हम दो भाग में बांटें। 6 से 9 साल की जो अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था की होती है। तो इसी के समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भाषा का अर्जन और विकास होता है। इसके पहले जो शैशवावस्था होती है उसमें भाषा अर्जन का विकास नहीं होता। तो इस क्रम में आप देखोगे तो जो है इसमें क्या अर्ली जो चाइल्डहुड का जो पार्ट है यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, वो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। तो इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं यानी क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करें उसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। इसको इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसके ऑप्शन है लेटेंसी स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज। तो दोस्तों इसके जो है आंसर्स को आप इस तरीके से देखोगे कि अगर जो हम कोहलबर्ग की थ्योरी को देखें तो कोहलबर्ग की थ्योरी जो है 3 पार्ट्स में बटी होती है, पूर्व परंपरागत स्तर पे, परंपरागत स्तर पे और उत्तर परंपरागत स्तर पे। तो इसमें उत्तर परंपरागत स्तर में एक पार्ट्स होता है सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिविन्यास। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार जो इसका सेकंड जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो इस क्रम में आप एक एक करके इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें आप देखोगे कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान दोस्तों क्या है, एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है। इसके जो है ऑप्शंस हैं जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता और जेंडर समरूपता। दोस्तों वो होगा जेंडर पक्षपात। तो जेंडर पक्षपात का मतलब क्या होता है। जेंडर पक्षपात का मतलब ये होता है कि जब किसी भी परिचर्चा के दौरान अगर जो बालकों और बालिकाओं के बीच में लिंग के आधार पर जब उनमें पक्षपात किया जाए तो जेंडर पक्षपात कहलाता है। तो इसको ध्यान में एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होती है कि वो जो है जेंडर पक्षपात जो है उसको ना करे। यानी इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों जेंडर पक्षपात वाला आंसर होगा, यानी इसका आंसर ये होगा आपका ये। ठीक, चौथा जो इसका है क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वह जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना और जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो होगा वह होगा पहला, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। तो इसके बारे में आप कैसे अंतर करोगे कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका की अनुरूपता को कम करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना सबसे प्रभावशाली माना जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब छात्र किसी विषय वस्तु पर चर्चा करता है तो जो अवधारणाएं उसके अंदर बन रही होती हैं तो उस पर चिंतन करता है, और इसी अवधारणाओं के आधार पे क्या होता है कि वो जो है डिस्कशन करता है जेंडर पक्षपात को सही तरीके से परिभाषित करने के लिए।
उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो इसके ऑप्शंस हैं जॉन वी वाटसन, लेव वाइगॉट्स्की, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए किस तरीके से करना है। इसमें आपको देखा होगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय, जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक विषय जब दिख जाए तो वहां पे क्या होगा, जो है लेव वाइगॉट्स्की का नाम आएगा। अगर यहीं पे संज्ञानात्मक विकास का नाम दिया गया होता तो संज्ञानात्मक विकास के नाम पे क्या होता कि वो जीन पियाजे होते। कोहलबर्ग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे नैतिक विकास की बात आएगी, ठीक है। और वाटसन की हम बात करेंगे तो क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह की बात आएगी। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, लेव वाइगॉट्स्की की बात आएगी। अब लेव वाइगॉट्स्की ने सोशल जो है लर्निंग को ध्यान में रखते हुए, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक विषय को ध्यान में रखते हुए ये बताया था कि बच्चों की शिक्षा और समाजीकरण के संदर्भ में ध्यान, अवबोधन, स्मृति क्षमताएं, ज्ञान के विभिन्न उपकरण, ये सभी चीजें जो है आवश्यक होती हैं उसके सामाजिक विकास के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, लेव वाइगॉट्स्की ने इसको किया था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, जिंग साफ पहेली को करते हुए 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा है, कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, यह जूता पूरा बन जाएगा। और इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉट्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो यानी वाइगॉट्स्की जो है सोशल लर्निंग को जो बताते हैं तो किस तरीके से इसको जो है करते हैं। तो इसके लिए इसका सही आंसर जो दोस्तों होगा वो होगा व्यक्तिगत वार्ता। अब व्यक्तिगत वार्ता किस लिए होगा, तो इसको याद रखने के लिए याद रखना होगा दोस्तों कि वाइगॉट्स्की के अनुसार बालक और बालिका किसी कार्य को करते समय अपने आप से बात करते हैं और यही व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है। किंतु ये मन में सोचते हुए अगर कार्य करते हैं तो उसे आत्मभाषा को कहा जाता है। तो यानी क्या होगा इसका सही आंसर, व्यक्तिगत वार्ता, जो हमने इसको पहले बता दिया। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग और पाड़ या ढांचा। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम कि जो है रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग। तो इसको ध्यान में कौन सा इसका आंसर होगा दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा सही तरीके से वो होगा स्कैफोल्डिंग, यानी इसको हिंदी में कहेंगे तो पाड़ और ढांचा कहेंगे। ऐसा क्यों? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये किसका उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग का या पाड़ का एग्जाम्पल है। और इसको सबसे पहले बताया किसने था? इसको वाइगॉट्स्की ने बताया था। तो वाइगॉट्स्की के अनुसार ढांचा निर्माण एक ऐसी तकनीक है जिसके आधार पर जो बच्चों के सहायता स्तर में परिवर्तन करती है और शिक्षण करते समय शिक्षक शिक्षार्थी के समसामयिक निष्पादन के आधार पर अपने निर्देशन और सहायता में समायोजन करता है, जिससे ढांचा निर्माण बनता जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके फोल्डिंग होगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? जीन पियाजे ने लगभग अपने 4 प्रकार के जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बताया था। तो वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जो एक मूर्त संक्रियात्मक है, एक औपचारिक संक्रियात्मक है, एक इंद्रियगामिक है। तो उस क्रम में आप अपने ऑप्शन को पहले देख लीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं परिकल्पित निगमात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, दूसरा संरक्षण कक्षा समावेशन, तीसरा आस्थेतिक अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, और चौथा है प्रकृतात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। यानी ये 4 ऑप्शंस दिए गए। इंग्लिश भी आपके साइड में अपने देख सकते हो। तो इसके अनुसार जो है इसका आंसर क्या होगा, जो है तो वो जो है कंजर्वेशन यानी संरक्षण और कक्षा समावेशन का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था होती है वो तीसरी अवस्था होती है और इसकी आयु जो है मानी जाती है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में मुख्यतः 3 सिद्धांतों को रखा जाता है। आप देख सकते हो कि पहला संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा संबंध का और तीसरा कक्षा समावेशन या वर्गीकरण का। तो इस प्रश्न के अनुसार जो है संरक्षण के सिद्धांत को हम मानते हैं कि संरक्षण और कक्षा समावेशन को, इस अवस्था में बच्चों में संरक्षण का गुण तब आता है और जब वो समझने लगते हैं कि किसी वस्तु के आकार में अगर परिवर्तन कर दिया जाए या उसको कई हिस्सों में बांट दिया जाए तो
उस वस्तु के द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार कक्षा समावेशन के अंतर्गत उन गुणों के आधार पर संबंधित करके वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये जो है इसका आंसर यही संरक्षण और कक्षा समावेशन है। तो इस क्रम में आप देखोगे कि जीन पियाजे पर लगातार क्वेश्चंस बनती रहती हैं और इसको आपको सही तरीके से समझना होगा और इसके आधार पर आप इसको कर सकते हो। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, वो है 9वां क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। अब पियाजे की संरचना कौन सी है, वह ऑप्शन है स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन और प्रबलन। इंग्लिश में अगर बात करें, स्कीमा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट। तो इस क्रम में आप इसको किस तरीके से देखोगे, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा स्कीमा। ठीक, अब स्कीमा के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जिसको कि इसकी जो जीन पियाजे ने बताया था, तो उसके तहत ये है कि स्कीम संज्ञानात्मक संरचना, संतुलन, समायोजन, आत्मसात्करण और विकेंद्रण जो है, ये सभी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूल भाग होते हैं। जबकि अनुबंधन वाले जो पार्ट हैं वो पावलोव के अधिगम सिद्धांत के जो पार्ट्स हैं। यानी एक तरीके से आप देखोगे कि जहाँ पे संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की बात किया जाए या विकास की बात की जाए, समायोजन की बात किया जाए, आत्मसात्करण की बात किया जाए, विकेंद्रण की बात की जाए, तो वो सभी चीजें जो होंगी स्कीमा के अंतर्गत आएंगी, जो कि पियाजे ने दिया था अपनी थ्योरी के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन कि आकलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस में देख लेता हूं, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना और रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। अब आप सोचिए कि इसका सही जो है आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर अगर हम देखेंगे तो वो जो होगा अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रंस क्लियरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट, या संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। दोस्तों याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शंस बहुत बड़े होते हैं, तो एक ये भी होता है टैकल करने का क्वेश्चन को कि वो उसका आंसर हो सकता है। तो इसमें अब आप देख लीजिए कि संबंधित अवधारणाओं को, यानी प्राथमिक लेवल का बच्चा है तो उसकी चीज़ों को, अवधारणाओं को समझें अच्छी तरीके से, तब उसकी भ्रांतियों को समझे और उसके आधार पे क्या कर उसको आकलित करें कि इसको किस किस तरीके की डेवलपमेंट की जरूरत है। तो ये जो चीजें होगी, ये टीचर को प्रारंभिक अवस्था में उस को सेलेक्ट करना होगा जिससे बच्चे की क्षमताओं को, योग्यताओं को और उसको कौन कौन सी विधियों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ये सभी चीजें जो है पूरी होंगी। ठीक, इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि के बारे में कौन सा सही है, तो ये जो है इसके ऑप्शंस हैं, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि एक बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। तो दोस्तों आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों सही रूप से देखा जाए तो आंसर है सेकंड वाला, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। कैसे इसको किया जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा, बुद्धि से तात्पर्य ये है कि संज्ञानात्मक व्यवहारों में उस संपूर्ण समूह या वर्ग से जिसके माध्यम से सूझ के द्वारा समस्या समाधान करने की नई नई तकनीक उपलब्ध कराई जाए, अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमताएं विकसित की जाए, अनुभवों से लाभ उठाया जाए। तो ये सभी चीज़ें जो होंगी ये जो है इसके आंसर्स के लिए, इसके उत्तर के लिए उपयोगी होंगी। तो आप देख सकते हो कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में आपका अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, वो अगला क्वेश्चन क्या है जो है, रूही हमेशा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्या है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनसे काफी समाधान मौलिक होते हैं और इन्हीं गुणों को प्रदर्शन कर रही है। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को 4 ऑप्शन में बांटे गए, वो क्या है, सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनन्य विचारक और आत्म केंद्रित विचारक। तो ये चारों ऑप्शनों में से अब कौन कौन से सही होंगे, तो इसको
इसका इंग्लिश वाला पार्ट भी देख लेते हैं। पहला है क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, रिजिड थिंकर और ईगोसेंट्रिक थिंकर। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या होगा, सोचिए इसको। देखिए इसका आंसर जो होगा सही जो है वो होगा क्रिएटिव थिंकर, यानी इसका पहला ऑप्शन। अब क्रिएटिव थिंकर क्या है, रूही जो कि एक सब्जेक्ट है, कोई भी नाम हो सकता है, रूही हो सकता है, श्यामा हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो रूही जो है हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, जिसमें काफी समाधान जो होते हैं मौलिक होते हैं। तो इसके आधार पे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह सृजनात्मक विचारों का प्रदर्शन कर रही है और उसके तहत मौलिकता या नवीनता के आने से होता है, यानी कितना मौलिकता आ रही है, कितनी नवीनता आ रही है। तो इस क्रम में आप देख सकते हो कि किसी समस्या पर नए ढंग से सोचने या समाधान खोजने के प्रयास से सृजनात्मकता जो होगी वो प्रदर्शित होगी। ठीक, इसके अगले पार्ट्स में चलते हैं। अगला पार्ट जो है 13वां क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इस क्रम में इसको आप देख सकते हो कि इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या है। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए करना चाहिए। दूसरा है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। और चौथा है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो दोस्तों इस क्रम में आप देखो क्या आंसर हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जिसके ऑप्शन थोड़े बड़े हों तो वही इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कि इसका ऑप्शन जो है चौथा है कि रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, यानी अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो ये सही है, इसके जो है आंसर्स हैं। आप कैसे इसको बताओगे कि देखो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो भी वंचित समूह है, यानी वंचित समूह कोई भी हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमिकली रूप से हो, चाहे वो सोशली रूप से हो, चाहे पॉलिटिकली रूप से हो, जिस किसी भी तरीके से हो सकता है। तो उस तरीके के जो बच्चे होंगे तो उनकी सहभागिता कम होगी। तो शिक्षक को ये जिम्मेदारी है कि नए नए तरीके ढूंढे अपने टीचिंग प्रोसेस में और उसके माध्यम से अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में परिवर्तन करके जो है और शिक्षक को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए, शिक्षण प्रक्रिया को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। तो ये इसका आंसर चौथा होगा। इसी क्रम में आप 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, पहला ऑप्शन तैयार नहीं करना चाहिए, कभी भी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या जो है हो सकता है वो है शुड एक्टिवली प्रिपेयर, यानी सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, समावेशी कक्षा किसे कहते हैं। समावेशी कक्षा में मतलब ये है कि इसमें किसी तरीके का डिस्टिंक्शन ना हो। समावेशी कक्षा में किस तरीके की चीजें होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो किसी भी डिसिप्लिन के हों, चाहे वो डिजेबल्ड हों, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, सबको एक प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। और शिक्षक को ये चाहिए कि उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन ना करे, कोई अंतर ना करे और उनको समान रूप से एक समान विधि से जो है नए नए चीज़ों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए और सक्रिय रूप से तैयार हमेशा रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। इसी क्रम में 15वां क्वेश्चन देखेंगे, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, यानी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिस्लेक्सिया इंक्लूड्स। तो इसमें ऑप्शंस हैं न्यून अवधान विकार, दूसरा अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, तीसरा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता और चौथा एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो अब सोच के बताइए कि इसके जो है क्या इसके आंसर्स होंगे। तो इसके आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंगली जो है क्या होगा, वो होगा थर्ड इनएबिलिटी, यानी धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। यानी जो है डिसलेक्सिया का मतलब क्या है कि सही तरीके से पढ़ ना पाए बच्चा, उसको समझ ना पाए। तो यानी याद रखिए डिसलेक्सिया एक लर्निंग एक तरीके का लर्निंग डिसएबिलिटी है जिसके तहत ग्रसित बच्चे जो होते हैं धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी बहुत तेजी से नहीं पढ़ पाते हैं, जो धीरे धीरे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त डिसलेक्सिया के कई लक्षण होते हैं जैसे कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, मतलब वर्णमाला सही तरीके से वो लर्न नहीं कर पाते हैं, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, पढ़ते समय स्वर्ण के जो वर्ण होते हैं उनका लोप कर देते हैं यानी इधर उधर कर देते हैं और शब्दों को उल्टे अक्षर क्रमों को इधर उधर करके पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि एक मूवी आई थी तारे जमी पे,
तो उसमें आपने देखा होगा कि बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता, यानी सब उसको शब्द सीधे उल्टे इस तरीके से दिखने शुरू होते हैं। तो ये भी एक पठन विकार है। ठीक, इसी क्रम में अगला जो आप देखोगे 16वां क्वेश्चन जो है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे आधारित है। अब समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब सबके लिए समान तरीके की शिक्षा। तो इसके जो ऑप्शंस देख लेते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, तीसरा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और चौथा है मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो जो होगा पहला कि ये राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। कैसे होगा, इस चीज को याद रखिएगा। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके तहत आपको देखने को ये मिलता है दोस्तों कि सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है 2009 अधिनियम के तहत, और इस अधिनियम के तहत सामान्य बच्चों के साथ गैर लाभान्वित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होते हैं, तो उसके ऑप्शंस दिए यंत्रवत याद करने पर आधारित होते हैं, प्रबंधन पर केंद्रित होते हैं, अनुबंधन द्वारा अर्जित होते हैं और अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होते हैं। ठीक, तो इसके सही ऑप्शंस जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, तो इसके सही आंसर जो होंगे वो होंगे ये वाले, चौथे वाले जो ऑप्शंस हैं, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। इसको कैसे आप समझोगे दोस्तों, संरचनावादी जो ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी इस संरचनावादी ढांचे के अनुसार ज्ञान का निर्माण जो होता है अधिगम करता, यानी जो लर्नर्स होता है उसका के पूर्व ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है। इसमें विद्यार्थी जो होते हैं वस्तुओं एवं उनके द्वारा प्रस्तुत की गई गतिविधियों में से सक्रिय रूप से पुराने अनुभवों के साथ नए अनुभवों को जोड़ते रहते हैं तथा ज्ञान अर्जन की क्रिया लगातार करते रहते हैं। तो ये आपका जो है आंसर इसका होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। अगला जो इसका क्वेश्चन हम देखेंगे कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अब इसके ऑप्शंस हैं, बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, दूसरा है बच्चों को दंडित करना चाहिए, तीसरा है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत पे बदल देना चाहिए, और चौथा है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो अब इसके अनुसार देखो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो आंसर है वो कौन सा है, ये है, यही है चौथा वाला, शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स। ये भी आपका सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अनेक घटनाओं के द्वारा बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए ताकि इनके पूर्व निर्मित गलत अवधारणाओं में परिवर्तन और परिमार्जन किया जा सके, ताकि जो गलत चीजें हैं उसको लगातार चेक किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका चौथा आंसर सही होगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी। अब इसमें आपके जो है क्या है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, दूसरा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, तीसरा यंत्रवत याद करना, और चौथा जो है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। ठीक, तो इसके तहत आप जो है क्या इसका आंसर दोगे, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, इसका आंसर बच्चों की अनुभवता को प्रमुखता देना। आप इसको कैसे बताओगे कि छात्र जो केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसमें बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बालकों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियों, पूर्व अनुभवों, विचारों का महत्व दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया के अनुसार शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और अधिगम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। यानी लर्नर किस तरीके से लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, किस तरीके से जो अपना सीखने का प्रक्रिया को समझते हैं, तो इसके तहत छात्र जो है सक्रिय सहभागिता के क्रम में आता है और अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना।
इसके बाद से नेक्स्ट है इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर ईच अदर, यानी संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है पूर्णतया अलग, दूसरा है स्वतंत्र, तीसरा है सन्निहित और चौथा है संबंधित नहीं। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो क्या है, सन्निहित, मतलब एक दूसरे से संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संवेग क्या होते हैं, इमोशंस हैं, और संज्ञान क्या है, कॉग्निशंस हैं। तो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे, संवेग संवेग की अवस्था में व्यक्ति की जो विचार की प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या तो लुप्तप्राय हो जाती है। तो बुद्धि और विवेक एवं चिंतन तथा तर्क की प्रक्रिया उसके व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाता, वह उचित व अनुचित सही तरीके से विचार नहीं कर पाता है। तो याद रखिए दोस्तों कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, इसका जो अगला जो है क्वेश्चन वो है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसके चार ऑप्शंस हैं। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, दूसरा अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, तीसरा अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहार का अनुबंधन है, चौथा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान संरचना की प्रक्रिया है। अब इसके क्वेश्चंस को आप ध्यान से सोचिए, क्या है इसमें, सोच लिया दोस्तों? तो इसमें क्या आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर जो होगा जो है सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, वो है चौथा, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, यानी चौथा इसका आंसर होगा। अब इसके तहत आप देखते हो कि संरचनावादी सिद्धांत जो है ये भी जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के आधार पर संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अधिगम जो है सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। यानी इसमें क्या होता है कि अधिगम जो होता है किसी अनुबंधन के द्वारा ना होकर के एक सक्रिय ज्ञान के निर्माण की प्रोसेस के थ्रू होता है, और इसको सबसे पहले जीन पियाजे और लैब वाइगॉट्स्की इसके प्रमुख विचारक थे, जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा अपने थ्योरीज को दिए और इस पर प्रॉपर रिसर्च किया और उसके माध्यम से ये बताया कि ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजित किया जाता है, ना कि निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चौथा। इसी क्रम में आप देखोगे कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, दूसरा यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, तीसरा यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, और चौथा यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्याविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अब आप इसको सोचिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही जो आंसर जो है क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है इसका दूसरा आंसर होगा। अब देखिए ये दूसरा नहीं चौथा, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय, यानी इसमें आपने देखा कि सबसे बड़ा ऑप्शन किसका है, तो वो आपके क्वेश्चन। अब देखिए विद्यार्थियों के जो सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती है, क्या आती है को गैर उदाहरण और गैर उदाहरणों को कैसे प्रस्तुत करें, तो और उसका उन अवधारणाओं का परिमार्जन और परिवर्तन किस तरीके से किया जाए। तो देखने में सामान्यतः देखने को मिलता है कि विद्यार्थी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा कई गलत अवधारणाएं विकसित कर लेते हैं, जिसमें सुधार के लिए शिक्षक उनके जीवन संबंधित उदाहरणों और गैर उदाहरणों या अनुभवों को प्रस्तुत किया जाता है समय समय पर। तो ये आप इसका चौथा आंसर होगा। इसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है बच्चों की अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसके ऑप्शंस देख लें। बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और चौथा है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि डिक्रीज चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, यानी इसका जो मैंने बताया ये होगा चौथा ऑप्शन। अब आप देखिए चौथा का जो है ये भी बड़ा है, ऑप्शन जो है काफ़ी लंबा लिखा है, और तीसरा, तो इसमें आपको कैसे इसको समझोगे। इसको समझने के लिए देखिए कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने और दंड देने के प्रयोग में
अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा जो होती है कम होती रहती है, क्योंकि लगातार पुरस्कार देंगे या दंड देंगे, ठीक है, तो बच्चा उसी पर निर्भर हो जाता है तथा प्रत्येक अनुक्रिया के बाद यानी जो भी उसकी एक्टिविटी होगी वो पुरस्कार या दंड की प्राप्ति से आशंकित रहेगा, और इसलिए स्किनर ने भी इसको आंशिक पुनर्विलन को ज़्यादा बेहतर माना। स्किनर जो एक क्या थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। उसके बाद से 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है, वो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। पहला शारीरिक दंड, दूसरा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा सतत एवं समग्र मूल्यांकन और चौथा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसके तहत आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो इसके अनुसार आपके जो आंसर जो होंगे वो कौन कौन सही होंगे, सोचिए 2 सेकंड के लिए। इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, दूसरा और तीसरा, यानी दूसरा और तीसरा कौन से ऑप्शंस में है, वो ऑप्शन सेकंड में है। तो इसका कैसे होगा, याद रखिए प्रथाएं सार्थक अधिगम को कैसे बढ़ावा कर देती हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी बातें होंगी। पहला होगा सहयोगात्मक अधिगम वातावरण होना चाहिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, अध्यापक की संरचनात्मक भूमिका होनी चाहिए और रोचक पाठ्य सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के आधार पे हम देख सकते हैं कि प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ाएंगी। ठीक, इसी क्रम में आप 25वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज करते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, एक व्याख्यान को देकर के, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा और अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो इसके तहत आप देखोगे कि जो है इसका आंसर जो होगा क्या होगा, आप सोच के बताइए, 2 सेकंड का मौका देता हूं। इसका आंसर जो होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अब कैसे होगा, जो शिक्षक होता है बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ करके अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराता रहता है, जिससे कि बच्चे किसी समस्या का समाधान कर सकें उसके उत्तर को स्वयं खोजें, उस पर स्वयं परिचर्चा करें और समस्या समाधान को स्वयं करके उसको स्वतः समझें तथा उसको बार बार उस चीज को समझें और अपने पीयर ग्रुप में भी समझाएं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो लर्निंग जो प्रोसेस होगी वो काफ़ी इफेक्टिव होगी। इसके बाद से 26वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसके ऑप्शंस हैं, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व दे करके, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, और चौथा है बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इन चारों ऑप्शंस के आधार पर आप कैसे जो है इसमें अंतर कर सकते हो, कैसे इसको बता सकते हो, तो आपके अनुसार कौन सा इसका उत्तर होगा, इसके लिए देता हूँ 2 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रम में इसका आंसर जो होगा चौथा होगा। और देखिए इसका जो ऑप्शन है ये भी बहुत बड़ा है, यानी क्या आंसर से बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पे आधारित विचार मंथन करके। अब कैसे देखोगे कि कोई भी प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, तो उसे बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, तो तथा इसी के आधार पे विचार मंथन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसके आधार पर बच्चा क्या होगा कि सक्रिय रूप से समाधान करता होगा और उसके अंदर वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण आएंगे, जिससे उसका ज्ञान का निर्माण होगा और बच्चों के सामने समस्या आती रहेंगी और उस समस्याओं को सुलझाने का प्रयास लगातार करेगा, लगातार खोजने का प्रयास करेगा, और इस तरीके से उसकी लर्निंग काफ़ी अच्छी। उसी क्रम में हम 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से गठित होता है। तो इसके ऑप्शन है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था और चौथा है
किशोरावस्था एवं वयस्कता। ठीक, इसके लिए देता हूँ 2 सेकेंड। तो इसके दोस्तों सही आंसर क्या होंगे? सही आंसर जो होंगे इसके ये पहला वाला, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्यों? शैशवावस्था की अवस्था जो होती है दोस्तों 0 से लेकर के 6 साल की अवस्था होती है। और याद रखिएगा, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि जो और विकास जो होती है बहुत तेज होती है। इसको मैंने लेक्चर 1 में भी आपको बताया है। और शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर के 3 वर्ष की आयु में होने वाली जो शारीरिक विकास है बहुत तीव्र होती है। और इस प्रकार बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान यानी 6 से 9 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होती है। इस बाद में 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। तो इसके सही आंसर क्या होंगे? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसके बाद इस 28वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, और चौथा विकास सार्वभौमिक है तथा स्वाभाविक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। इसके लिए भी आपको 2 सेकंड का समय देता हूं, इसको आप कैसे देखोगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, यानी विकास सार्वभौमिक है तो सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। क्यों ऐसा नहीं करते? क्योंकि विकास के कुछ सिद्धांत हैं। क्या क्या वो सिद्धांत हैं? विकास जो होती है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होती है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये परिवर्त्य होता है यानी बदलती रहती है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, और इसमें क्या होता है परस्पर संबंध का समन्वय होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ाव होता है दोस्तों। और उसके साथ साथ क्या होता है कि एक निश्चित प्रतिमान का यह अनुसरण करता है, और विकास में गति तथा दिशा जो होती है परिमार्जक संभव होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका चौथा आंसर सही होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसके तहत 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, ये है। दूसरा जन्मजात विशेषताएं, तीसरा पर्यावरणीय प्रभाव, और चौथा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो इसके तहत 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस चारों ऑप्शंस में कौन कौन से सही होंगे इसके लिए मैं देता हूं आपको 2 सेकंड का समय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी इसमें भी आप देखो जो सबसे बड़ा जो आंसर्स है या जो इससे कनेक्टेड आंसर्स है वो क्या होगा? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच में जटिल पारस्परिक क्रिया। याद रखिएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण का प्राथमिक कारण जो है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, मतलब जुड़ाव है इन दोनों के बीच में। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नताएं के लिए वंशानुक्रम जो होता है या हेरिडिटी जो होता है काफी हद तक उत्तरदायी होता है, जिसके तहत वातावरण में बालक रहता है उसी के अनुरूप उसका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और चारित्रिक विकास होता है। जैसा उसको वातावरण मिलेगा उसी तरीके से उसका ये डेवलपमेंट होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो है आनुवंशिकी और पर्यावरण इन दोनों का अगर समन्वय होगा उसी के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताएं आएंगी। और इस क्रम में दोस्तों लास्ट जो आपका क्वेश्चन है इस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, वो है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? पहला है परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा है परिवार एवं मीडिया, तीसरा है विद्यालय एवं मीडिया, और चौथा है मीडिया एवं पास पड़ोस। इसके लिए देता हूं 2 सेकंड का समय। इसका क्या आंसर होगा? स्कूल और मीडिया। ठीक है दोस्तों, क्यों होगा? क्योंकि विद्यालय और मीडिया समाजीकरण की जो होती है द्वितीयक एजेंसी होती है, जबकि परिवार जो होता है वो प्राथमिक एजेंसी होती है। तो याद रखिएगा कि विद्यालय और मीडिया जो है क्या करते हैं? द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी को बनाते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि इसके एक आंसर 3 सही होगा। तो इस क्रम में दोस्तों आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी वाले पार्ट को डिस्कस किया। भाषा 1 और भाषा 2 इसको द्वितीय पार्ट्स में हम इसको प्रयास करेंगे करने का। तब तक के लिए